अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कैदी ने जेल के अंदर से बैठकर भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और आज जो इलेक्शंस हुए हैं वकला के, उससे ये बात एक दफ़ा फिर से साबित हो गई है कि रम्ज़ किधर है और किधर लोगों का दिल धड़कता है। इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार थे उनको कामयाबी मिली है और बहुत मार्जिन के साथ पीटीआई ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता वकीलों ने, जो वकला का ग्रुप है इन्होंने मुख्तलिफ बार्स के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की। इसकी डिटेल आपको बताते हैं और इसका थोड़ा जायज़ा भी लेंगे कि इसकी वजूहात क्या थी और इसका आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जी एक खबर है आपके साथ शेयर करेंगे सेनेटर एजाज चौधरी से मुतल्लिक, जिनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है और बड़ी परेशान कुन खबरें उनके हवाले से आ रही है। अल्लाह ताला उनको सेहत दें। इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। महर शराफत की जो ट्वीट थी उसके ऊपर काफ़ी शोर भी मचा और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ ज़राए अब खबरें दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ज़ाहिर महर शराफत की जो ट्वीट है उसको किसी और ने भी उनके अलावा इंडोर्स नहीं किया है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी आपको तफसीलात बताएंगे और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात हुकूमत के लिए बैरून मुल्क से हो सकती हैं। तो इससे भी जुड़ी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ आज करते हैं जी एक बड़ी कामयाबी से, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिली है। और आज जी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, रावलपिंडी बार के इंतखाबात थे। तो मुख्तलिफ शहरों के ये जो बार्स के इंतखाबात थे इसमें हमेशा की तरह जो दो ग्रुप थे वो बड़े तगड़े मुकाबले के साथ मद्दे मुकाबिल थे। एक तो जो ग्रुप पहले हामिद खान ग्रुप जिसको कहा जाता है, लेकिन अब उसको हामिद खान ग्रुप क्या कहें क्योंकि हामिद खान साहब तो अब उसको उस तरह से लीड नहीं कर रहे और अब इंतज़ार पंजोता साहब जो है इमरान खान साहब ने फोकल पर्सन मुकर्रर किए थे, तो ज़्यादातर वही इन मामलात को वकला के साथ देख रहे थे। तो बहरहाल दूसरी तरफ जो ग्रुप है जिसका नाम इब्तिदा में तो आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, लेकिन अब वो आसमा जहांगीर ग्रुप भी नहीं रहा क्योंकि आसमा जहांगीर साहिबा की लेगेसी तो बिल्कुल डिफरेंट थी और ये जो ग्रुप है ये तो पता नहीं अब बिल्कुल ही एक ऑपोजिट किस्म की डायरेक्शन में निकल चुका है। तो ये जनाब बेसिकली आजम नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब का हुकूमती ग्रुप है और ये आप कह सकते हैं कि वो वकला ग्रुप है जो कि बहुत वेल ब्लेस्ड किस्म का ग्रुप है जिसको बहुत नवाजा गया है और ये बड़े तगड़े लोग हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं और इनको ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग भी हासिल है इस वक्त। तो बहरहाल इन दो ग्रुप्स के दरमियान हमेशा की तरह मुकाबला था, लेकिन आज जो पलड़ा भारी रहा है जनाब वो रहा है पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का। लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, पूरा का पूरा पैनल ही जीत गया है, यानी सदर भी, नायब सदर भी, सेक्रेटरी भी, सारे जो अहदेदारान हैं वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता ही मुंतखब हुए हैं। मलिक आसिफ निस्वाना ये सदर मुंतखब हुए हैं तकरीबन 7050 वोट लेकर। फ़रूख इलियास चीमा ये सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, इन्होंने 6833 वोट लिए हैं। अब्दुर्रहमान रांझा ये नायब सदर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने 8255 वोट हासिल किए हैं। तो ये तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ग्रुप के लोग थे और इनके मद्दे मुकाबिल एहसन भून साहब के ग्रुप के लोग थे जो सदर की अगर बात करें तो साकिब गोंदल साहब थे और ये काफ़ी बाअसर किस्म के वकील हैं और अपने तौर पर भी इनका एक वज़न था और फिर ऊपर से जो एक हुकूमत के हिमायत याफ्ता ग्रुप का एक अलग से आप कह लें कि एडवांटेज होता है वो भी इनको मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको शिकस्त हुई है और जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शंस में जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं सैयद वाजिद अली गिलानी वो जीत गए हैं, कामयाब करार पाए हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो सेक्रेटरी के इलेक्शन का जो था उसमें इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं वो एहसन भून के ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं वो मुंतखब हुए हैं। और अब आखिरी खबरें आने तक रावलपिंडी में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वही कामयाब करार पाए हैं। तो ये जो अब सारी वकला तंजीमों की एक इलेक्शंस की कैंपेन थी, इसमें वाज़े तौर पर जो 2-3 बातें थीं वो क्या थीं? 26वीं आईनी तरमीम
ज़ाहिर है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है, वो इसके ख़िलाफ़ है, इसको गैर आईनी तरमीम समझती है और जिस तरीके से ये हुई है ये पूरा प्रोसेस ही उसको मुतनाज़ करार देती है। जबकि दूसरी तरफ जो हिमायत याफ्ता हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप है उसके नज़दीक तो पार्लियामेंट का इस्तेक़ाक़ है और वो समझते हैं कि बिल्कुल सही काम हुआ है और वो जो है इसको बिल्कुल जायज़ समझते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि पूरी कैंपेन थी बेसिकली ये 2-3 चीज़ों पर मुनहसर थी। एक तो जो वकला ग्रुप था ख़ास तौर पे हुकूमत का हिमायत याफ्ता, उनको ये नज़र आ रहा था कि सब कुछ हरा हरा है। क्यों? क्योंकि इनको ग्रांट्स मिल रही थी, इनको प्लॉट्स मिल रहे हैं, नई सोसाइटी बन रही है वकला की और उसके साथ साथ इनको जो है ज़ाहिर है बहुत से एडवांटेज हैं, एस्टैब्लिशमेंट पीछे अपने बहुत से काम, करोड़ों के केसेस, हर तरह के ओहदे, प्रमोशंस, तो ये सब कुछ जो है एक तरफ ये आपको लालच नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप था उसके पास कौन सी चीज़ें थी जो कि लालच था? उनके पास था जी इमरान खान का नाम, उसका नज़रिया, कैदी 804 का नारा और उसके साथ साथ अवाम की मोहब्बत और सपोर्ट भी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस वक्त अवाम किधर खड़ी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि इस ग्रुप के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था या जिसके ऊपर इनकी कैंपेन बेसिकली पूरी आप कह लें कि इन्हिसार कर रही थी, वो थी कि आपकी अदलिया जो है जिस तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है बिल्कुल और उसकी आज़ादी को बिल्कुल सलब कर लिया गया है, तो उसके लिए एक जद्दोजहद का जो एक निशान है, जो एक रास्ता है, उसकी तरफ ले जाना, तो ये इनकी ग्रुप का था। तो अब देखा जाए तो जो इनके नारे हैं वो ज़्यादातर स्ट्रगल की तरफ के नारे हैं कि जी आप स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी अगर ये ग्रुप जीत रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप था उसकी तरफ जो आप अट्रैक्शंस देखिए तो वो तो सब कुछ वकीलों को हरा हरा नज़र आए और उनको तो ये लगे कि जी ये काम ठीक है कि आप मुराआत लें, अपने पैसे खड़े करें, अपनी ग्रांट्स खड़ी करें और सुकून से ज़िंदगी जिएँ, ओहदे लें। क्या ज़रूरत है आपको अदलिया को आज़ाद कराने की या 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई स्ट्रगल करने की, कोई तहरीक चलाने की, या कोई मुल्क में जमहूरियत अगर ख़त्म हो रही है या मुल्क में अगर आइन जो है उसको इस तरीके से तार तार कर दिया गया है तो इनके ऊपर हमें क्या पड़ी है कि जी हम जाके ये करें। तो ये बड़ा वाज़े डिफरेंस था इस वक्त नज़रियाती किस्म का और ये बड़ी खुशगवार हैरत हुई है कि यहाँ पर जो वकला हैं उन्होंने जो ज़्यादा आप कह लें कि अपना वज़न डाला है वो उन्होंने नज़रिए की तरफ डाला है और ये एक खुशाइंद बात भी है और पुरुमीद बात भी है कम अज़ कम। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ऐसा नज़र आता है कि पीटीआई को ये कामयाबियाँ मिली हैं या पीटीआई के हिमायत याफ्ता ग्रुप को ये कामयाबियाँ मिली हैं? तो मेरी नज़र में इसके 3-4 बुनियादी फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो डेफिनेटली ये है कि इमरान खान साहब का नाम एक पारस की तरह बन चुका है कि जिसके साथ जुड़ता है उसको कामयाबियाँ भी मिलती हैं, उसको शोहरत भी मिलती है, उसको बुलंदी मिलती है। तो वो एक नाम का जुड़ना, इमरान खान की हिमायत उसको हासिल होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग थे उनकी ऑटोमेटिकली जो हमदर्दी थी और जो वोट सपोर्ट थी वो इस तरफ गया। दूसरी जो इसकी वजह है वो वकला, नौजवान वकला हैं और नौजवान अगेन गेम चेंजर साबित हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि अगेन जो आपकी यूथ है उसका तो जो पूरा सेंटिमेंट है वो आपको पता है कि पीटीआई और इमरान खान के साथ है। तो अब इस दफ़ा हर साल जाहिर है कि नए जो वकला हैं वो एनरोल्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसमें जो हर दफ़ा नया नौजवान वकील आता है, शामिल होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसका रुझान वो आपको पता है पीटीआई की तरफ है। तो इस दफ़ा ये जो नए रजिस्टर्ड वकला हैं और जो नए आप कह लें कि यूथ वाले वकला हैं, इन्होंने आकर गेम पलटी है और इस तरह जो ये पुराने खापड़ बाबे बैठे हुए हैं जो कि बहुत वैसे तो घाघ किस्म के हैं, बड़े तजर्बाकार किस्म के हैं और बड़े आप कह सकते हैं कि मंझे हुए लोग हैं अपनी फील्ड के, लेकिन इसके बावजूद भी इन वकला ने, नौजवान वकला ने इनको धूल चटाई है। और ये कुछ मुझे वैसा ही मंजर लगता है जो आजकल हम यूनिवर्सिटियों में देख रहे हैं ना कि जो नौजवान हैं वो काबू नहीं आ रहे हैं, वो नहीं संभाले जा रहे किसी से। तो ये वाली जो सूरत हाल है यहाँ पे वकीलों में भी है कि जो नौजवान वकील है ना आपका, वो आपका फुल पुरजोश भी है और वो आपकी आवाम के साथ और नज़रिए के साथ खड़ा। और ये यकीन मानिए ये बड़ी हौसला अफजा बात है। मतलब इस दौर में अगर हम ये देखें कि हमारे नौजवान जो हैं वो एक तो इतने बाशऊर हों पॉलिटिकली, दूसरा वो जिद्दोजहद पसंद करने वाले हों, तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। मतलब हम तो ये कह रहे होते हैं कि यार बच्चे आजकल के बड़े वो आ रही है जनरेशन बड़ी नाजुक सी आ रही है या जी बड़ा सहल पसंद किस्म के लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि वो टफ
जो एक एडवेंचर है या जो एक चैलेंज है उसको कबूल कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो कोई मराहत या लालच की तरफ जाए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक हौसला अफजा बात है। और फिर जो इसमें एक और यकीनी तौर पर फैक्टर नज़र आता है वो इंतज़ार पंजोता साहब का भी आता है, जो कि जब वापस आए हैं वो ख़ुद भी जिस तरह से जबरी तौर पर लापता किए गए और फिर जो उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, फिर जिस हालत में वो बाजियाब हुए, उसके साथ बड़ी मुश्किल से वो रिकवर हुए, लेकिन उसके बावजूद वो फिर अज़्म और हौसले के साथ खड़े हो गए। इमरान खान साहब से उनकी अभी तक भी मुलाकात नहीं करवाई गई, उस पर भी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा से उसी हौसले और अज़्म के साथ खड़े हुए। और जब इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें ये ओहदा दिया गया कि उन्होंने अब ये वकला विंग जो है उसको देखना है, तो उन्होंने इसको बड़े जिसको कहते हैं ना पूरी मेहनत और जाँफिशानी के साथ इसको कबूल किया चैलेंज को, और फिर उन्होंने पहले ही अपने इम्तिहान में डिलीवर करके दिया है। पहला ही जो उनका इम्तिहान था उसमें कामयाब करार पाए। तो जो तीसरा अहम फैक्टर था वो यकीनी तौर पर इंतज़ार पंजोता का था, उनको ये क्रेडिट जाता है। तो बहरहाल जी, आज जो मंजर थे ये भी बड़े दिलचस्प थे देखने वाले। मतलब आज जो जोश था, जो आज नारे थे, जो आज एक इकट्ठ था वकला का, वो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक खतरे की घंटियां ज़रूर बजा रहा है। वजह ये है कि जिस अंदाज से आज वकला ने अपना रिस्पांस दिया है, अब ये सिर्फ आज की हद तक था, नारेबाजी की हद तक था, जीतने के लिए था, या आगे भी इसको लेके चलना है, ये तो बहरहाल अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आज जो मंजर थे, हर तरफ ऐसे लग रहा था कि कैदी 804 एक दफ़ा फिर दफ़ा नाफिज हो चुकी है 804, और वही जो नारे हमें और रवायती जोश जज्बा इमरान खान की रिहाई का जो एक अज़्म था वो वकला में नज़र आ रहा था, और वो इसका इजहार भी कर रहे थे अपनी तकारीर में। तो बहरहाल जी, ये इस लिहाज से एक भरपूर दिन था। लेकिन आज इस दिन में जो एक थरथली मचाई वो महर शराफत साहब की ट्वीट की थी, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया, और उन्होंने बताया कि जी बड़े बुरे हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है, और उनकी जेल से मुतालिक उन्होंने बड़ी खौफनाक और तशवीशनाक किस्म की खबरें दी। लेकिन उस खबर के चंद ही घंटों के अंदर मुख्तलिफ जो ज़राए PTI वालों ने भी अपने दौड़ाए, तो उनमें से कोई भी और PTI का बंदा उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आया कि ये दुरुस्त बात कह रहे हैं, या उनके भी सोर्सेज ने ऐसी कोई बात मिलती जुलती कंफर्म नहीं की, बल्कि हर तरफ से इसकी तरदीद होती नज़र आई। फ़ायज़ा मुराद साहिबा ने कहा कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ख़बर हम तक नहीं पहुंची, और ना कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनकन्फर्म्ड जो खबरें हैं वो फैलानी भी नहीं चाहिए, और ये कौन से सोर्सेज हैं जो इन्हें बता रहे हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें फैला के लोगों में तशवीश नहीं फैलानी चाहिए। इसी तरह से जो दीगर PTI के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, शेख वकास अकरम हैं, उनकी तरफ से भी डिनायल ही आया, और उन्होंने कहा कि जो उनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने अपने मुताबिक भी चीज़ों को सर्च आउट किया, और वो भी इस नतीजे पे पहुंचे कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है जो कि महर शराफत अली बता रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम ज़ाहिर है इसके ऊपर देख रहे हैं, और अगर कुछ इस तरह में पता चलता है तो फौरी तौर पर इसके ऊपर हम रिस्पॉन्स देंगे। और फिर हर तरफ से तकरीबन यही समझ में आया कि महर शराफत अली साहब को जिसने भी बताया है, या उन्होंने जैसे भी ये ट्वीट किए, बहरहाल ये शायद कोई इस तरह की हकाइक पर मबनी ट्वीट नहीं थी। और फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया, और उन्होंने ये कहा कि आज इमरान खान साहब की उनके बेटों से भी बातचीत करवा दी गई है फ़ोन के ऊपर, और उनके हालात जिस तरह के बताए जा रहे हैं इस तरह की कोई बात नहीं है, जेल में बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल और रूटीन के मुताबिक ही चल रही हैं। तो फैसल फरीद साहब ने ये इसके ऊपर एक कंफर्मेशन की ट्वीट भी की, जिससे सबको थोड़ा हौसला भी हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये बात बड़ी हैरान कुन है कि बुशरा बीबी से मुलाकात हो या बेटों से फ़ोन पर बातचीत हो, ये तो जब नॉर्मली मुलाकातें हो भी रही थी उस वक्त भी ये दोनों काम नहीं हो रहे थे। तो अब कैसे इस बात पे यकीन कर लिया जाए कि अब जबकि एक सख्ती की हुई है और इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है, वहाँ पर वो काम भी वो कर डालेंगे जो कि उससे पहले वो नहीं कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा ही हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि पहले तो वो करवा नहीं रहे थे, अब यका कितने अच्छे बच्चे बन गए कि जी अब जबकि कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई वकील आके बाहर बताने वाला भी नहीं है कि हाँ भाई बात हो गई है, तो अब वो क्यों बात करवा रहे होंगे या मुलाकात करवा रहे होंगे। तो बहरहाल अब ये सारे जो सवालात हैं इसके जवाब तो उसी वक्त मिल सकेंगे जब खान साहब से किसी की मुलाकात होगी, तो ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली हालात थे क्या। फैसल चौधरी साहब जाहिर है गैर जिम्मेदाराना बात तो नहीं करते, उन्होंने अगर ये बात की है तो यकीनी तौर पर कुछ उनके पास उसके बारे में सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये मेरे लिए हैरत की बात है कि
जिन्होंने ये बात करवाई है, फिर उसके पीछे मकासद क्या है? अगर वो नॉर्मल चीज़ों को लेके चल रहे थे तो फिर पाबंदी लगाने का क्या मकसद था? फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों को क्यों रोका गया है? तो ये बहरहाल एक सवाल फिर अपनी जगह रहता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए, अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन तो एक मुसलसल अमल है जो चल रहा है। अगर खतूत की वजह से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं तो खतूत तो अब लिखे जा चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने कहा था अभी मज़ीद भी ख़त लिखा जा सकता है, लेकिन उस ख़त को लिखने से रोकने के लिए क्या पाबंदी लगाई है? तो फिर आप मज़ीद कितने दिन लगाएंगे? अगर आप 27-28 को केसेस लगा रहे हैं तो फिर उस दिन भी वो ख़त लिखा जा सकता है। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सस्पिशियस सी हैं, जो कि उसी वक्त ज़ाहिर है सिचुएशन क्लियर होगी जब खान साहब से मुलाकात हो सकेगी। बहरहाल एक जो अफसोसनाक खबर आ रही थी वो सेनेटर एजाज चौधरी से मुतल्लिक ज़रूर थी, जो कि एक दिल के मरीज़ हैं, और उनके हवाले से ये खबर आई कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज हो गई जेल के अंदर, और फिर उसके बाद उनको जेल के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। इसके बावजूद भी उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। उन्हें वापस जब जेल में भेज दिया गया तो वो फिर बेचैन फ़ील कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भी गालिबन ले जाया गया है। तो अब ये जो है मामला बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जिनकी उम्र कोई 70 साल से ऊपर ही है, और मुसलसल तकरीबन 1.5-पौने 2 साल हो चले हैं कि ये कैद में हैं। इनकी ज़मानत भी अभी तक नहीं हुई, और इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए हैं 2-3 मरतबा, लेकिन इसके बावजूद भी इनको सेनेट इजलास में शिरकत की इजाज़त भी नहीं दी गई। और इसके अलावा भी मतलब इन लोगों की मुसलसल जेल में बार बार तबीयत भी ख़राब हुई है, इसके बावजूद भी इनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हालांकि 1.5-2 साल में ज़मानत हो जाना इससे पहले ही हो जाया करती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता ज़मानत ना मिलना, कि भी इतने साल ही आपके गुजर जाएं और जी ज़मानत ही नहीं हो रही। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, सीधा सीधा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। और ये वो लोग कर रहे हैं कि जो खुद मतलब जेलों में जाते हैं तो एक एक महीने के बाद सब के सब बिस्तरों में पड़े होते हैं, अस्पतालों में पड़े होते हैं कि जनाब हमसे तो नहीं जेल काटी जा रही, हमें तो ये हो गया, हमें तो वो हो गया। खुद ये इस तरह की फेवर्स लेते रहे हैं। आधा टाइम ये लोग जेलों में गुजारते हैं तो आधा टाइम ये लोग अस्पतालों में गुजारते हैं। और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके लिए किस कदर जालिम बने हुए हैं कि उनको ये इलाज मुआवजे की सहूलतें भी आसानी से नहीं देते। चाहे वो आप देख लें, जब परवेज़ इलाही साहब भी जेल में थे तब भी उनसे मुतालिक भी इसी तरह की चीज़ें थी, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, उन्हें चोट भी लगी, फिर भी उन्हें उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। इमरान खान साहब का चेकअप हो तो पूरा एक महाज होता है जिसको सर करके उन तक उनके मालिज को पहुंचाया जाता है। ये भी एक मुसीबत बन जाती है बात, के कैसे इजाज़त होगी, कैसे मिलवाया जाएगा। और इसी तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो भी आपको पता है कि ओल्ड एज में हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और उसके बावजूद भी उनको भी खातून भी हैं, इसके बावजूद भी उनके साथ इस किस्म का रवैया है। तो ये सब हो रहा है, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब एक चीफ जस्टिस जो है लाहौर की, वो भी खातून है, और सो कॉल्ड नाम नहाद जाली ही सही लेकिन वज़ीर आला भी खातून है, और जो अपने आप को बड़ा दिखा रही होती है कि बड़ी कोई नरम दिल और बड़ी कोई काइंड किस्म की खातून है, और कह रही होती है कि जी मैंने तो कभी किसी पे सख्ती नहीं की और कोई जुल्म नहीं किया। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए फस्तायत का, कि कोई बीमार है और सबको पता है कि किस तरह के ये केसेस हैं, वो सबको पता है, इसके बावजूद भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा कि उन्हें कम से कम ज़मानत ही दे दें। आप भाई आप उन्हें ज़मानतें तो दें, बाकी पहले जिनको ज़मानतें दी हुई हैं वो भी तो जा रहे हैं ना जेलों में, कभी कोर्ट लखपत ट्रायल हो रहे हैं, कभी दहशतगर्दी की अदालत में हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, हर जगह पहुंच ही रहे हैं बेचारे। तो आप भी उनको भी ज़मानत दे दें, वो भी पहुंचते रहेंगे। उनको जेलों में बंद करके आपने मुसलसल क्या करना है? तो ये जो फस्तायत का मुजाहरा है, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल का है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। खुदा न खास्ता अगर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, कोई नुकसान होता है उनकी जान को, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका वज़न सारा किसके ऊपर होगा, कौन उसका ज़िम्मेदार बनेगा। तो कितना आपने जुल्म करना है, और कहाँ आपने क्या खुद अपनी कब्रों में नहीं जाना। ये हैरानी होती है कि ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि इन्होंने भी मरना है, या ये बिल्कुल ही अपने आप को लाफानी किरदार समझने लग गए हैं कि ये कोई खुदा बन बैठे हैं कि जिनको मौत नहीं आनी है। तो ये किस तरह की सोच है, और ये कैसी इनकी मतलब है कि इंतकाम का एक अंधा जुनून है जो कि किसी ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा, जो एक सिलसिला है जो कि किसी जगह पे उनको आग जो अंदर लगी हुई है वो ठंडी ही नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली चीज़ है। ये तो कोई जहनी बीमारी किस्म की कैफियत है जो मुझे इस वक्त लगता है इस रजीम के टॉपर्स के ऊपर जो है वो बनी हुई है।
آخر میں جی میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، آج ارشد شریف شہید صاحب کی بھی سالگرہ تھی اور دل بہت سارا دن اداس رہا، کیونکہ ان کی مختلف ویڈیوز اور تصاویر ظاہر ہر کوئی انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا، اور دل میرا بہت اداس ہو رہا تھا بار بار دیکھ کر کہ یہ عمر نہیں تھی ان کی جانے کی، لیکن وہ بھی اسی طرح کی ایک فسطائیت کا شکار ہوئے، اسی طرح ظلم کا شکار ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب صرف ان کی یادیں رہ گئی ہیں، لیکن ان کا نظریہ باقی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ میں یا میرے جیسے بہت سے نوجوان صحافی، اب آپ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ بالکل سینیریو چینج ہو گیا ہوا ہے نا، کس طرح کہ وہ بڑے بڑے نام جو پہلے آپ کو کریڈیبل جرنلسٹ لگتے تھے اور آپ ان کو سنتے تھے، ان کی ریٹنگز تھیں، ان کی ویورشپس تھی، ان کا ایک قد تھا، اب آپ دیکھیے کہ وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ کیا بن چکے ہوئے ہیں؟ وہ صرف مذاق بن چکے ہوئے ہیں یا پھر لوگوں کی گالم گلوچ کا نشانہ بن چکے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں لگی، لوگ ان کی پرانی جو ان کے یہ الیکشن سے پہلے کے تجزیے ہیں وہ اٹھا کے لگاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور ان کو منہ چڑھاتے ہیں کہ یہ آپ لوگ بولا کرتے تھے نام نہاد سینئر لوگ، ان کی پرانی ٹویٹس ہیں وہ لوگ لگا کے انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ہے آپ لوگوں کے تجزیے جو آپ صرف کسی کی خواہش کے مطابق لکھ دیتے تھے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ تو جو نوجوان آپ کا ڈیجیٹل صحافی تھا وہ بتا رہا تھا کہ عوام کدھر کھڑی ہے۔ تو یہ بالکل سینیریو ہی چینج ہو گیا، اور یہ ارشد شریف شہید صاحب نے جو راستہ دکھایا ہے، انہوں نے تو اپنی جان اس میں دے دی ہے، اپنی شہادت سے انہوں نے جو ایک شمع روشن کی ہے وہ ہم جیسے بہت سارے نوجوان صحافیوں کے لیے مشعل راہ بن چکی ہے۔ ہمیں اگر کہیں کوئی ایمبیگوئٹی بھی تھی نا، کوئی کنفیوژن بھی تھی کہ شاید کہیں ان کی بات میں بھی کوئی دم ہوگا، شاید کبھی اس طرف بھی ہم سوچ لے ہوں، تو وہ کنفیوژن بھی انہوں نے دور کر دی، اتنی کلیئرٹی سے اپنی جان دے کر انہوں نے یہ سمجھا دیا ہے کہ حق کدھر کھڑا ہے اور سچ کدھر ہے، اور اب آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب ارشد شریف تو چلے گئے، ہم ان کے جیسے تو شاید نہیں بن سکتے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی طرح حق اور سچ کی بات کریں، اس راستے پر چل سکیں، لیکن ان کے پیچھے کتنی لمبی لائن ہے نوجوان صحافیوں کی جو اس وقت نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے اپنی نوکریاں قربان کی ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر مقدمے کروا لیے ہیں، جنہوں نے روپوشیاں اختیار کی ہوئی ہیں، جو نہ جانے کتنے مسائل سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ نظریہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان لائک وہ سینئر نام نہاد صحافی جن کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے، جنہوں نے کتنا کما لیا ہے ٹاؤٹ گیریاں کر کے اور یہ نام نہاد سیاسیوں خاندانوں کی نوکریاں کر کے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ ان کی جگہ کون لوگ ہمیں مل گئے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں، جنہوں نے مشکلات کو گلے لگایا ہے، لیکن وہ پھر بھی حق اور سچ کا جو علم ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ارشد شریف شہید صحافت کا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ آج بھی وہ تکلیف دہ دن یاد آتا ہے کہ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تھی تو کیا کیفیت تھی اور کیا سوگ کا سما تھا، جیسے کوئی اپنا چلا گیا ہے، تو بہت تکلیف دہ مناظر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔